अब हम ओके, डिटर्मिनेशन या डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई का क्लासिकल मॉडल। इसको हम एक दफा दोबारा, इसको मैं आपको एक और एंगल से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आए डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई का। अब जरा डायग्राम पहले इसकी बना लो। ये हमारे पास है एन लेबर, और ये है वेज रेट, ये नॉमिनल वेजेस है, ठीक है। और ये हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर है, और ये हमारे पास है डिमांड फॉर लेबर। ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास लेबर एम्प्लॉयमेंट है N1, और ये हमारे पास वेज रेट है जो भी उस पे है, ठीक है। और इससे नीचे कर्व बना लेते हैं। ये आपके पास आउटपुट है Y, और ये प्राइसेस हैं P11। सपोज प्राइस है $1 और वेज रेट है $8। ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने किया है, ठीक है। देखिए लेबर मार्केट यहाँ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम को ओके। अब आपका जो है ना ये इक्विलिब्रियम में है लेबर मार्केट। आपके पास वेज रेट $8 है, प्राइस लेवल जो है वो $1 के बराबर है। और हमारे पास ज़ाहिर है आपने लेबर इम्प्लॉय किए है, तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी उनकी प्रोडक्शन है उसको मैंने वाई स्टार कर दिया है, ठीक है। सपोज ये 100 यूनिट्स है या जो भी है, ये आपकी एग्रीगेट आउटपुट है टोटल इकोनॉमी में। याद रखिए हम किसी एक फर्द या एक मार्केट की टोटल इकोनॉमी, ये एग्रीगेट सप्लाई है लेबर की और ये एग्रीगेट डिमांड है, दोनों यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। वेज रेट आपका $8 है। अब हम सपोज करते हैं, सपोज प्राइसेस इंक्रीजेस फ्रॉम $1 to $2। अब प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो गई हैं, पहले $1 थी, अब $1 से बढ़ के कितनी हो गई है, $2 हो गई है, ठीक है। तो मैं आपके पास ये जो प्राइस लेवल था पहले $1 था, अब कितना हो गया है, $2 हो गया है। अब उसका इफेक्ट क्या आएगा उसको हमने देखना है, ठीक है। याद रखिए, अच्छा जब प्राइस $1 थी तो उस वक्त आपकी रियल वेज कितनी थी, ठीक है। आपके पास उस वक्त रियल वेज कितनी थी, $8 थी, ठीक है। जब प्राइस $1 वेज रेट, तो रियल वेज कितनी बनेगी, डब्ल्यू और पी, $8 डिवाइड बाय $1, सो दैट इज इक्वल टू 8। ये रियल वेज थी। जब प्राइस इंक्रीज हो गई है $2, देखिए वेजेस अभी इंक्रीज नहीं हुए, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुई है। वेजेस वाइल वेजेस remains constant at $8। अब क्या होगा, राइट, रियल वेज जो है ना वो क्या हो जाएगी, रियल वेज डिक्रीजेस फ्रॉम 8 टू कितनी हो गई, अब देखिए, अब देखिए आपकी वेजेस वही $8 है, प्राइसेस $2 हो गई हैं, तो आपके पास वेज कितना हो गया, रियल $4 है। अब जरा इसको वैसे जनरली समझिए,
दुकानदार जो चीज बेच रहा है उसकी कीमत डबल हो गई है, लेकिन उसके पास जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, उनकी तनख्वाह वही है, वो चेंज नहीं हुई। पहले $8 उनको दे रहा था, अब भी $8 दे रहा है। तो आपके ख्याल में दुकानदार के लिए या जो फैक्ट्री वाला है उसके लिए ये नुकसान की बात है या फायदे की बात है? उसके लिए फायदे की बात है। क्यों? पहले जो चीज $1 का बेच रहा था उसकी प्राइस हो गई है डबल, $4, अब उसको $2 मिल रहे हैं, जबकि मजदूर को वही तनख्वाह दे रहा है जो पहले दे रहा था। इन अदर वर्ड्स रियल वेज क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हमने जो लेबर डिमांड कर्व की एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी उसमें यह था कि आपका जो लेबर डिमांड है ना, वो किस चीज का फंक्शन है, रियल वेज का। एस और सप्लाई ऑफ लेबर भी, डिमांड फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज। अब जब रियल वेज, हमने ये भी कहा था कि जब रियल वेज कम हो जाएगी तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, वो ज्यादा मजदूर हायर करेगा, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगी। अब डिमांड फॉर लेबर कैसे इंक्रीज होगी? ठीक है, वेज रेट आपका वही है, W1 है जो भी है, $8। डिमांड फॉर लेबर कब क्या है, वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो याद रखिए, यानी वो क्योंकि उसका फायदा है, उसकी चीज महंगी हो गई है, जबकि वो बना जो मजदूर को तनख्वाह दे रहा है सस्ती दे रहा है, कम तनख्वाह पे, वही पुरानी तनख्वाह पे है। तो अब कोई क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाऊं और बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट और बढ़े। तो ज्यादा चीजें बनाने के लिए वो क्या करेगा, ज्यादा लेबर और लेबर हायर करेगा, अपने कारोबार को और एक्सपेंड करेगा। जब वो ज्यादा लेबर हायर करेगा तो डिमांड फॉर लेबर कर्व क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब वेज रेट आपके पास क्या है, सेम है, W1। एक चीज ये हो गई है। देखिए अब वो क्या कर रहा है, अगर वेज रेट वही रही पुरानी वेज रेट, तो लेबर की डिमांड अब कितनी है, पहले N1 थी, यानी पहले अगर वो 3 मजदूर ले रहा था, तो अब वो क्या डिमांड करेगा, वो 3 के बजाय कितने करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा। क्यों? मजदूर सस्ते हैं, चीज उसकी महंगी बिक रही है, उसको फायदा है, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो एक चीज तो हो गई, और वेज रेट वही $8 है। तो एक तो मजदूर की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब मजदूर की डिमांड कितनी है, N2 है। अब वो ज्यादा मजदूर मांगेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज भी होगी, डिमांड फॉर लेबर जो है ना वो इंक्रीज हो गई है। और कितनी इंक्रीज हो गई है, फ्रॉम N1 टू N2। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि रियल वेज कम हुई है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने ये भी कहा था कि जब रियल वेज कम होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर भी रियल वेज पे डिपेंड करेगी। सप्लाई ऑफ लेबर किस चीज पे डिपेंड करेगी, रियल वेज पे करती है। तो जब रियल वेज कम होगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी लेबर कम सप्लाई करेंगे। उन्हें पता है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, मुझे मजदूरी मिल रही वो कम है, उस पर मेरा गुजारा नहीं होता, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं। या आप जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मार्केट में तो सैलरी इतनी कम है, तो इससे बेहतर है कि मैं पढ़ूं बजाय कि मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूं, जॉब के लिए। ठीक है, तो लेबर सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पहले लिखता हूँ कि एज रियल वेज डिक्रीजेस, सो सप्लाई ऑफ लेबर विल आल्सो डिक्रीज। और सप्लाई ऑफ लेबर जो कर्व है वो शिफ्ट करेगा टू लेफ्ट। अब देखिए आपका सप्लाई कर्व पहले ये वाला था, अब सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा बाएं तरफ, NS1, ये ND1 कर दी इसको। अब देखिए अगर वेज रेट अभी भी आपके पास 1 है, तो ये नया सप्लाई कर्व इससे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैं कहता हूँ N3। अब क्या हो गया है, लेबर सप्लाई जो है इज एट N3। अब दो फैक्टर्स हो गए हैं, एक तरफ लेबर की डिमांड बढ़ गई है, फैक्ट्री वाले चाहते हैं मेरे पास ज्यादा मजदूर हो, हायरिंग उसने स्टार्ट की है, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं हमारी तरफ आए। और दूसरी तरफ है कि मजदूर आ ही नहीं रहे मार्केट में। तो एक चीज थी ना कि अगर मजदूर होते और फैक्ट्री वाले हायर करते जाए, मसला ना होता।
लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर्स है कि मजदूर की सप्लाई भी कम हो गई है, लेबर की सप्लाई भी कम हो गई है और डिमांड भी ज्यादा है। दो फैक्टर्स है। आपके पास कितना आएगा, देखिए गैप कितना आएगा। नाउ लेबर की डिमांड जो है वो है N2 और लेबर की सप्लाई जो है वो है N3। तो शॉर्टेज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी N3 से N2 तक। ये जो सारा गैप है ये वाला पूरा, ये ये क्या है, ये शॉर्टेज है। मजदूर मजदूर मिल नहीं रहे, डिमांड ज्यादा है, मजदूर नहीं है। क्या होगा, फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, उधर उनको फायदा है, कीमतें बढ़ गई हैं, उनकी चीज बड़ी महंगी बिक रही है। अब वो करेंगे, ये जो एग्जिस्टिंग मजदूर है थोड़े बहुत दूसरे फैक्ट्रीज में, हर फैक्ट्री वाला कोशिश करेगा कि मेरी तरफ मजदूर आए। तुम दो मजदूरों को अट्रैक्ट करने का वाइब तरीका फिर क्या है कि उनकी मजदूरी बढ़ाएं, उनकी मजदूरी बढ़ाएं। तो वो क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे कि यार $8 पे तो कोई नहीं आ रहा, तो वो कहेंगे यार हम आपको $9 देते हैं। एक फैक्ट्री वाला कहेगा 9, मजदूर उसकी तरफ जाएंगे, दूसरा कहेगा मैं आपको 10 देता हूँ, तीसरा कहेगा मैं आपको 11 देता हूँ। जो सैलरी मजदूर की नहीं बढ़ाएगा फर्म, उसके मजदूर किसी और फर्म की तरफ स्विच करेंगे, किसी दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, मजबूरन उसको भी वेजेस बढ़ाना होंगे। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा, याद रखिए। दिस विल कंटिन्यू अनलेस वी रीच अगेन एट द इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पे नया डिमांड और नया सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन वो तब करेगा कि अगर आप क्या करेंगे, आपने अपनी वेजेस को बढ़ाया, और वो कितना बढ़ाया कि आप उसको W1 से कहाँ पे ले आए, W2 पे ले आए। और W2 कितना होना चाहिए, याद रखिए वो इतना आप बढ़ाएंगे वेज रेट, ठीक है, कि यहाँ पे जो रियल वेज था ये $16 आप करेंगे, क्योंकि रियल वेज कितना था 8। तो नया रियल वेज कब 8 के बराबर होगा, क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ गई हैं W1 और P1, तो 16 कीमतें $2 हो गई हैं। तो आपको कम से कम वेजेस $16 तक बढ़ानी होगी, तब कहीं जाके आपका रियल वेज दोबारा वही $8 होगा। जब रियल वेज $8 पे वापस चला जाएगा, ठीक है। अब तो क्या होगा, याद रखिए कि जब आप मजदूरों की सैलरी बढ़ाएंगे, वेजेस बढ़ाएंगे, तो जाहिर है जितनी वेजेस बढ़ेंगी, फर्म्स अपनी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करेंगे, कहेंगे यार मजदूर अब महंगे हो रहे हैं, तो मैं अपनी थोड़ी सी क्या करूँ, सेविंग करूँ, कम मजदूर आया करूँ। और दूसरी तरफ जो जो वेज बढ़ेगा, तो सप्लाई ऑफ लेबर भी इंप्रूव होती जाएगी, ये गैप फिल होता जाएगा। अल्टीमेटली वापस आप कहाँ पे आ गए, आप वही N1 पे आ गए। इक्विलिब्रियम आपकी रिस्टोर हो गई N1, यानी पहले जितने मजदूर थे तीन, वापस आप 3 मजदूरों पे आ गए। और 3 मजदूर पे आप कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, $100, तो आपकी जो 100 यूनिट्स, तब आपकी आउटपुट क्या होगी, वही 100, यानी आउटपुट में कोई इजाफा नहीं होगा। ये शॉर्ट टाइम जो मार्केट है ना, इसमें ये थोड़ी बहुत जो है फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन शॉर्ट रन में हो सकता है आपकी आउटपुट कम हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आप वापस किस जगह पे आ जाएंगे, उसी N1 पे आ जाएंगे। 3 मजदूर और 3 मजदूर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100, आपकी आउटपुट जो है वाई जो है वो वही रहेगी। एक और पॉइंट, अगर सब फर्दर सपोज दोबारा प्राइसेस बढ़ती हैं, क्या होगा, दोबारा प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर क्या होगा आपकी, अगेन जब प्राइसेस बढ़ेंगी, वेजेस वही $16 रहेगी, प्राइसेस अब सपोज जो है ना वो क्या हो गई हैं, 2 से जो है ना वो 3 हो गई हैं या 4 हो गई हैं। जब वेजेस आपकी अगेन प्राइसेस आपकी फिर $4 हो गई है, प्राइसेस फिर महंगी हो गई चीज, फिर फैक्ट्री वाला कोशिश करेगा यार मैं ज्यादा मजदूर हायर करूं, लेकिन चूंकि रियल वेज कम हो जाएगा, तो फिर मजदूर काम के लिए नहीं आएंगे, फिर उसको मजबूरन वेज बढ़ाना पड़ेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आप अल्टीमेटली दोबारा अगर और प्राइसेस बढ़ेंगे, आप फिर भी इसी पॉइंट पे आएंगे। और ये जो आपके पास कर्व बनेगा, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, जो मैंने आपको बताया था इज वर्टिकल। इसका मतलब है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, आप जो है ना प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है, उससे आपकी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही क्लासिकल कहते थे कि ए जो नॉमिनल वेरिएबल्स है ना, यानी प्राइस का चेंजेस, नॉमिनल वेज जो चेंज है, मनी पॉलिसी मनी सप्लाई है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हैव नो इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, जितनी चीजें आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो इसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है।
तो ये P1 हो जाएगा, सॉरी मैंने $1 लिखा है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। जितनी भी प्राइसेस, तो हम यहाँ पे शॉर्टेज है, तो क्या होगा, शॉर्टेज में वेजेस विल इंक्रीज टू W3 टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपके पास वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगी। ये आपकी डेरिवेशन है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, और ये क्लासिकल मॉडल है आपका एम्प्लॉयमेंट और उसका जो है ना, क्या नाम है उसका, आउटपुट का। ये देखिए, मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ये दोनों इक्वल इस सेंस में कि देखिए 3 मजदूर है ना, तो आउटपुट उनकी 100 है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, राइट। सो दैट इसको आप एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इसका मतलब है आपकी आउटपुट भी बढ़ेगी। ठीक है, आउटपुट बढ़ती है तो आउटपुट खुद ब खुद तो नहीं बढ़ती, शायद क्लासिकल मॉडल में तुम्हारे पास एक इनपुट है, लेबर, उसी की वजह से बढ़ेगी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को हम इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, एक ही चीज है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की। इससे मेरे ख्याल में सिंपल डेफिनेशन या सिंपल डेरिवेशन उसकी पॉसिबल नहीं है। काइंडली मुझे बताएं जहां पे आपको मसला है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। बात बड़ी सादा सी है, बिल्कुल आम अल्फाज में इसको समझे। क्लासिकल कहते हैं ना कि अगर आप रुपए पैसा बढ़ाएंगे ना, जो नॉमिनल चीजें हैं, वेजेस हैं, वो कहता है इनका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आउटपुट आपकी सिर्फ क्लासिकल मॉडल में तब बढ़ेगी अगर आप नई मशीनरी लगाएंगे, नए कारखाने बनाएंगे, लेबर को बढ़ाएंगे, उनकी तादाद मजदूरों की बढ़ाएंगे, मजदूरों की स्किल्स को आप इंप्रूव करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी महारत को बढ़ाएंगे। ठीक है, या आप फिर ये करें कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, उसको इंप्रूव करें, तो उसी ही से आपकी जो है आउटपुट बढ़ेगी। ये जो नॉमिनल है रुपए पैसे को सिर्फ चेंज करने से, ये वो कहते हैं इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में पड़ सकता है, लॉन्ग रन में कोई नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई कीमतें बढ़ी, महंगाई होगी। जब चीजों की कीमतें बढ़ी तो फैक्ट्री वालों को तो फायदा था, वेजेस वही हैं, पुरानी तनख्वाहें हैं, लेकिन चीजों महंगी हो गई। चीजें महंगी हो गई तो फैक्ट्री वाले कोशिश करते हैं कि ज्यादा चीजें बनाएं, लेकिन ज्यादा चीजें बनाने के लिए उनको मजदूरों की जरूरत होती है। चूंकि महंगाई हो गई है तो पुरानी तनख्वाह जो है ना वो मजदूरों की काफी नहीं होती, नए मजदूर भी नहीं आते, वो कहते हैं यार फायदा नहीं है। ठीक है, और पुराने मजदूर भी खुश नहीं होते। तो अब आपको क्या करना है, आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, महंगाई का फायदा उठाना है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास मजदूर हो, ताकि वो ज्यादा में काम करे, ज्यादा प्रोडक्शन करे। तो मजदूर आपके पास आएंगे नहीं, तो आप सिर्फ क्या काम करेंगे, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे। जब आप मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इससे आपकी आउटपुट तो कितनी बढ़ेगी, क्योंकि कीमतें बढ़ी थी तो आपको ज्यादा कीमतों का फायदा उठा रहे हैं। जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे, ज्यादा मजदूर आयद करेंगे, जाहिर है आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्लासिकल मॉडल है। एनी प्रॉब्लम इन दिस सो फार, तो आप मुझे बताएं, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नो सर, समझ आ गई। ओके, निमरा, इफ्रा, नासिर, नासिर जमाल, भाई जिंदा हो कि नहीं? आबदा, आवाज आ रही है आबदा? जी यस सर, सर। आगे तहरीन, उमर, खलील भी आया हुआ है। खलील, ये अपने नेट कनेक्शन को ठीक करो यार। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बता सकते, पूछ सकते हैं काइंडली। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये हमने मॉडल पढ़ लिया क्लासिकल। ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है, लेबर मार्केट, आउटपुट अब पढ़ ली। अब इसमें हम दो चीजें करेंगे कि जब हम कहते हैं ना कि मनी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर क्लासिकल मॉडल में, ठीक है, किस चीज से फर्क पड़ता है। मसलन ये जो आउटपुट है ना, हम अगर इसको बढ़ाना चाहे लॉन्ग टर्म में, तो ये कैसे बढ़ेगी, फिर हम क्या करें? ओके, तो उसका तरीका ये है, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसको करें। तो ये आगे हमारा जो है ना नया टॉपिक है, इसको हम फिर स्टडी करते हैं।
अच्छा, ओके। Factors that affect output in classical model। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके आउटपुट को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी। अच्छा, अब देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले 3 डायग्राम बनाएंगे। नंबर 1, ये तीनों एक में बन जाएंगे। ये यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ये आउटपुट आएगी यहाँ पे, ये आपका आएगा रियल वेज, और यहाँ पे आएगी प्राइस। वाई आएगा N1 N1। ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है आपके पास रियल वेज। ठीक है, और ये आपके पास है आउटपुट वाई। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अब सपोज हम यहाँ पे, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, हमने इसको वाई, ये आपके पास क्लासिकल मॉडल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी यहाँ पे डिराइव किया, ये आपको पता है। ये हमारे पास आउटपुट है, प्रोडक्शन फंक्शन है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ के एंड एन। ठीक है, और ये हमारे पास लेबर डिमांड सप्लाई लेबर मार्केट है, और ये आपके पास आउटपुट और प्राइस का रिलेशनशिप है। और यहाँ पे जो y1 है, यही आउटपुट आपके पास यहाँ पे y1 भी है। ठीक है, अब व्हाट विल हैपन। ठीक है, ओके।
अब सपोज हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमने जो कहा था कि क्लासिकल मॉडल है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, जो कि आपको पता है हमने पहले भी डिराइव की हुई है। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है इनिशियल इक्विलिब्रियम का। एक मिनट थोड़ा सा सेटिंग करूं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्लासिकल वाले कहते हैं कि प्राइसेस और उससे इफेक्ट नहीं पर अगर आप रियल वेरिएबल को चेंज करें। तो हमने क्या कहा, रियल वेरिएबल ये K1 है आपके पास यहाँ पे, मैं क्या कहता हूँ, नाउ कैपिटल स्टॉक इज इंक्रीज्ड, यानी आपके पास दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी, आप नई मशीनें लाए, नई टेक्नोलॉजी आपने लाई। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी या नई मशीनरी से क्या होता है, याद रखिए नई मशीनरी से ये होता है कि आप उसी रॉ मटेरियल से, विद द सेम रॉ मटेरियल, नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ये बिल्कुल इस तरह है ना, एक पुरानी गाड़ी है, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल में चलती है कितना, राइट, 5 किलोमीटर, तो जो नई गाड़ी होगी, जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होगी, वो हो सकता है उसी पेट्रोल में 15 किलोमीटर चले। ठीक है, तो ये इसका ये फंक्शन होता है। अब होगा क्या, जब आप नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो उससे होगा ये कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, दैट इज y1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k टू n। वन टाइम आपने कैपिटल स्टॉक बढ़ाया, उससे होगा क्या कि आपकी आउटपुट जो है, यानी जो सेम लेबर फोर्स है आपके पास, अब वो पहले के मुकाबले में क्या कर रही है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। पहले वो कितना प्रोड्यूस कर रहे थे y1, अब कितना कर रहे हैं y2, क्योंकि मशीनी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर हो गई, इंप्रूव हो गई है। अब ये इससे होगा क्या, याद रखिए ये जो हमारे पास डिमांड करता फॉर लेबर, इसको हमने क्या कहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, लेबर, MNP। ठीक है, यानी इसका मतलब है क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो गया। उससे होगा कि क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल इंक्रीज। अच्छा, दिस विल इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर। अब देखिए पहले जो मजदूर था वो आपको 5 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा था, अब कितने करेगा, 5 के बजाय 7 करेगा, 8 करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड जो लेबर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ND1 हो जाएगी। जब लेबर डिमांड बढ़ी, देखिए आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, राइट, N2। ये नया इक्विलिब्रियम है। और एक और चीज भी हो जाएगी, प्राइसेस सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, रियल वेज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रियल वेज भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। रियल वेज इस सेंस में इंक्रीज होगा, ठीक है, कि देखिए आपके पास पहले क्या था, ठीक है, और जाहिर है जब वर्कर की डिमांड बढ़ेगी, तो वर्कर की डिमांड बढ़ेगी तो आपके पास वर्कर कहाँ से आएंगे, आप उनको ज्यादा वेजेस ऑफर करेंगे तो वेज रेट आपका बढ़ जाएगा। जब वेज रेट आपका बढ़ता है, तो हमने ये कहा था, और ये कौन सा वेज रेट है, रियल वेज। जब रियल, अच्छा, रियल वेज इंक्रीजेस, जब रियल वेज इंक्रीज होगा तो क्या हो गया, लेबर विल वर्क मोर आवर्स। जब आप ज्यादा तनख्वाह देंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे, ओवर टाइम लगाए, उससे आपकी क्या हो जाएगी, अब आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ठीक है, इंक्रीजेस इंक्रीजिंग आउटपुट। अब देखिए आप पहले जो N1 मजदूर से उसे आप Y1 प्रोड्यूस कर रहे थे, देखिए प्राइसेस चेंज नहीं हुई, प्राइसेस वही हैं,
लेकिन अब N2 मजदूर बढ़ गए हैं, N2 हो गए हैं, आपकी प्रोडक्शन देखिए यहाँ ऊपर की तरफ चली गई है, तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंक्शन है कि जब आप नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए इक्विपमेंट लाएंगे, नया प्लांट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि विद द सेम इनपुट्स रॉ मटेरियल अब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। जब वो ज्यादा एफिशिएंट होगा तो आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा प्रोडक्शन हो, आप और मजदूर हायर करेंगे। मजदूर क्यों हायर करेंगे? उनको ज्यादा वेजेस देंगे, आपका वेज बढ़ेगा, जो मजदूर आप हायर कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग मजदूर है वो भी ज्यादा काम करेंगे, आपकी लेबर की डिमांड जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, लेबर की डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, सो व्हाट विल हैपन, प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो नया सप्लाई कर्व होगा वो ये वाला बनेगा, ये AS1 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, AS2। इसका मतलब है कि अगर आप रियल वेरिएबल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपकी आउटपुट बढ़ेगी, नॉमिनल से नहीं बढ़ेगी। तो यह हमारे पास क्या है, क्लासिकल केस है कि क्लासिकल में क्या होता है कि आप रियल वेरिएबल्स को बढ़ाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो आपकी आउटपुट को चेंज करते हैं। ठीक है, जो रियल वेरिएबल में क्या है आपके पास, हमने अभी कहा कि रियल वेज रेट, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, विल इंक्रीज आउटपुट। अब तो ये हमारे पास पता चल गया कि कौन सी चीजें कर रही है क्लासिकल मॉडल में। वो कहते हैं जी आप ये वाली चीजें चेंज करेंगे, रियल वाली तो चेंज होगी, उसमें कौन सा है, आप रियल वेज रेट चेंज करें, यानी जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं आप तनख्वाह उससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ाएं मजदूरों की, उसमें ज्यादा इजाफा करें तो आपकी आउटपुट बढ़ेगी। आप मजदूर ज्यादा हायर करेंगे, ठीक है, नए मजदूर हायर करेंगे, उनकी स्किल्स बढ़ाएंगे तो आपकी जो है ना आउटपुट बढ़ेगी, या टेक्नोलॉजी को आप इंप्रूव करेंगे। अच्छा, कौन सी वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ये तो हमने रियल वेरिएबल कहा जो आपको इफेक्ट करते हैं, विच वेरिएबल, यहाँ पे क्वेश्चन है, डू नॉट चेंज आउटपुट इन क्लासिकल मॉडल, कौन से वेरिएबल है? ठीक है, तो उसमें हम ये करते हैं कि जितनी भी नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक है, वो आपकी जो है ना वो चेंज नहीं करती। यानी आप इसको कहें कि हमारे पास इकोनॉमी में दो साइड होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड की जितने वेरिएबल हैं और एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास ये वेरिएबल है, कौन कौन से है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, C+I+D या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, या एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हैं। वो कहते हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर गवर्नमेंट अपनी अखराजात को बढ़ाएं उससे वो कहता है आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करें उससे भी कोई इफेक्ट आउटपुट पे नहीं होता। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपके आउटपुट को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं, ये तो हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल वो इफेक्ट नहीं करते, डू नॉट चेंज आउटपुट। जिस तरह अगर आप सिर्फ वेजेस बढ़ाएं, जिस तरह भी गवर्नमेंट ने तनख्वाहों में 10% इजाफा किया, लेकिन महंगाई में तो इजाफा जो है ना ऊपर रख दे, महंगाई में तो इजाफा इससे कई % ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप सैलरी इतनी बढ़ाएं जितनी प्राइसेस में इंक्रीज है उससे ज्यादा बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल प्राइस इन्फ्लेशन महंगाई 10% बढ़ रही है और आप प्राइसेस को जो है ना 20% बढ़ाएं, देन इट विल इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक चीज जो है उसमें टैक्सेस का है, हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आप टैक्स कम करते हैं तो इससे आउटपुट बढ़ती है, राइट। लेकिन टैक्स बढ़ने से, अगेन कम करने से दो चीजें होती है, एक डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। अगर आप डिमांड साइड पे फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर के ऊपर टैक्सेस कम करते हैं तो क्लासिकल कहते हैं कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आउटपुट पे, लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर के ऊपर से टैक्सेस कम करते हैं तो उसका आउटपुट के ऊपर इफेक्ट होगा। यानी टैक्स रिडक्शन का जो डिमांड साइड पे इफेक्ट है उसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सप्लाई साइड पे फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल पे टैक्स कम करें तो इससे आउटपुट आपकी बढ़ेगी। आप जो है नई टेक्नोलॉजी लोग ला रहे हैं उसके ऊपर टैक्स कम करें तो इससे भी आपकी आउटपुट कम होगी। ठीक है, तो इस चीजों से आपकी आउटपुट जो है चेंज होगी, अदरवाइज
नॉमिनल वेरिएबल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स थे जो आपके आउटपुट को चेंज करते हैं, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे टाइम हो गया इसका भी, ठीक है, 2 मिनट है। तो नया टॉपिक शुरू करने से इसको मैं यही एंड करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद दोबारा आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक है। सो